तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका सोशोलॉजी का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका समाज शास्त्र का विषय है, इसका जो कल आपका मिड टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि 8 अक्टूबर। जी हाँ बच्चों, 8 अक्टूबर 2025 को जो आपका सोशोलॉजी का मिड टर्म का पेपर होने वाला है, तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और बेसिकली ये वाला सैम्पल पेपर हम लोग कर ही रहे थे, ये हमारा पहला सैम्पल पेपर चल रहा था, जिसका पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं पार्ट 1 का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये हमारा पार्ट 2 का वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमने पार्ट 1 में डिस्कस नहीं किए थे बच्चों। और ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी में से बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे आपके पेपर में डिट्टो रिपीट होकर के आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे पास सैम्पल क्वेश्चन पेपर नंबर 2 जो है बच्चों, जी हाँ बच्चों, आप यूँ कह सकते हैं दूसरा सैम्पल पेपर पूरा बना हुआ रेडी है। ठीक है, सोशोलॉजी सब्जेक्ट का। तो अगर आप कहेंगे, मैं तो पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि लाइव आ जाऊँ, मुझे पूरा मन है मेरे अंदर कि मैं लाइव आ जाऊँ, आप सभी को समझाऊँ लाइव में आकर के। ठीक है, तो आप सभी बच्चे चाहते हैं कि मैं लाइव आकर के दूसरा सैम्पल पेपर समझाऊँ आपको, तो आप सभी कमेंट करेंगे लाइव। ठीक है, और उसके साथ हार्ट वाला इमोजी लगा करके कमेंट कर देंगे। अगर 80 से ज़्यादा कमेंट आता है, एक बहुत छोटा सा नंबर दे रहा हूँ, 80 से ज़्यादा कमेंट आता है तो मैं लाइव आ जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप जरूर कमेंट कीजिए। मेरा पूरा मन है कि दूसरा पेपर बना हुआ है, बस आप कमेंट कीजिए, मैं लाइव आ जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं बच्चों। हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसको आप खंड घ भी बोलते हैं। इसके अंदर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे, जो भी मैंने आपको बताया, जिसको हिंदी में आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी बोलते हैं। 200 शब्दों में कम से कम आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, सेक्शन डी का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 33वां क्वेश्चन। देखिए क्या पूछ रहा है हमसे यहाँ पर 33वें के ए में, 33 का ए क्या पूछ रहा है कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, इसके बारे में बताइए। ठीक है, जो जाति होता है, जो कास्ट सिस्टम होता है, ये कह सकते हैं भेदभाव वाला व्यवस्था है, कह सकते हैं डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए जाहिर सी बात है, जो जाति होता है वो आपका भेदभाव वाला ही व्यवस्था होता है, जिसके अंदर जो ऊंची जाति का बंदा होता है, हायर लेवल का, जैसे ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, तो जो नीची जाति के बंदे होते हैं ना, उनको हीन मानने लग जाते हैं, यानी कि नीचा मानने लग जाते हैं। बोलते तू तो भाई नीची जाति का है, तू मेरे साथ कैसे बैठ गया, चल निकल इधर से। ठीक है, इस टाइप की चीजें हमें पुराने जमाने में देखने को मिलती थी, और आज भी कहीं ना कहीं कई छोटे लेवल पे भी देखने को मिलता है, गांव वगैरह में। ठीक है, तो ये चीज है। तो यहाँ पर जाति व्यवस्था के बारे में आपको बताना है कि ये जो व्यवस्था है वो भेदभावपूर्ण कैसी है। ठीक है, यानी कि इसके अंदर भेदभाव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला यहाँ पर आप पॉइंट में देख सकते हैं कि जाति एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ये क्या होता है, इसके अंदर जन्म जाति पदानुक्रम में एक व्यक्ति की स्थिति तय करता है। ठीक है, यानी कि अगर एक बंदा जो है, ए नाम का बंदा है, ये अगर मान लीजिए जाति में पैदा हुआ कुम्हार, किसके अंदर, कुम्हार के अंदर पैदा हुआ। ठीक है, वही कुम्हार जो लकड़ी के चीजें बनाते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका मटका वगैरह, तो उसके अंदर पैदा हुआ, तो उसको क्या टाइटल मिल जाएगा, कुम्हार मिल जाएगा। जैसे उसके माता पिता जो है वो कुम्हार है, तो वो भी कुम्हार हो जाएगा। और ये बी नाम का बंदा है, ये कहाँ पैदा हुआ, ये ब्राह्मण में पैदा हुआ, यानी कि जो पंडित वगैरह होते हैं उसके अंदर पैदा हुआ, तो इसको जो टाइटल मिलेगा, यानी कि इसकी जो जाति हो जाएगी वो ब्राह्मण हो जाएगी। मतलब ब्राह्मण के अंदर आपका आ जाता है झा आ जाता है, ठीक है, मिश्रा आ जाता है, ये सब होता है। ठीक है, तो इसके इस हिसाब से मान सकते हो। तो यहाँ पर यही बता रहा है कि जन्म के आधार पर जो है ये जाति व्यवस्था तय की जाती है। ठीक है, अगर कोई बंदा मान लीजिए यहाँ पर कुम्हार है, नीची जाति का है, ठीक है, वो चाहेगा कि भाई मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, हाथ जोड़ के नमन करता हूँ सभी जाति के, जितने भी जाति के बच्चे या लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं किसी भी जाति या धर्म की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि कोई नीची जाति का बंदा है, ठीक है, वो नीची जाति में पैदा हुआ और वो चाहता है कि अपर कास्ट में वो चला जाए, यानी कि स्विच कर जाए, तो वो नहीं कर सकता है भाई, ये चीज बनाया ही नहीं गया है। अगर वो अपना धर्म परिवर्तन करवाना चाहता है, ठीक है, वो किसी भी धर्म का है, मान लीजिए वो ए धर्म का है और वो बी धर्म में जाना चाहता है, बी धर्म जो है हमारा बी रिलीजियन जो है इसके अंदर जाना चाहता है, तो जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जाति चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। तो ये 2 पॉइंट आपको समझ में आ गया। तीसरा है यहाँ पर कि जाति पदानुक्रम में सामाजिक स्थिति व्यक्ति के लिए पेशा तय करते हैं। वही मैंने आपको बताया, जैसे कि एक कुम्हार है,
तो उसका पेशा जो है ना वो बन जाएगा क्या कि वो जो है सो कि लकड़ी कह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, मिट्टी के बर्तन बनाएगा। ठीक है, एक जो लोहार है, क्या है, लोहार है, तो वो क्या बनाएगा, वो आपका हथौड़ी वगैरह जो इसका होता है या फिर आपका जो कुल्हाड़ी वगैरह होता है, इसका जो धार वार तेज करना होता है या वो बनाना होता है, तो वो बनाएगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये बनाएगा। तो ये जाति तय करती है उसका पेशा, ये पुराने टाइम की बात बताया। तो ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था है। मान लीजिए एक बंदा लोहार में पैदा हुआ और उसको क्या करना है, उसको एक ऑफिस में काम करना है, एक ऑफिस में काम करना है, तो नहीं कर सकता है क्या, कर सकता है यार, लेकिन जाति ये चीज अलाउ नहीं करता है। तो इससे हमें पता चलता है कि जाति है आपका, जो कास्ट है, वो एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था है, यानी कि एक डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम है। ठीक है, अगला है कि जाति को एक भेदभावपूर्ण व्यवस्था इसलिए भी माना जा सकता है क्योंकि सभी इंसान एक प्रकार के होते हैं, लेकिन इस व्यवस्था के कारण लोगों को नीचा या ऊंचा माना जाता है। ठीक है, यानी कि ऊंचा या नीचा माना जाता है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। और ध्यान रखिएगा 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको जो लिखना है वो 200 वर्ड्स के अंदर लिखना है। मैंने आपको जो है सो कि आपको इतना लिख करके दिखा दिया, इसी को आधार बना करके अगर आप और अच्छे से लिखेंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इजीली आपको जो है 6 मार्क्स इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको अपना वर्ड लिमिट ध्यान रखना है। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाला ये वीडियो, ये भी ध्यान रख लीजिए। इंग्लिश मीडियम में इस तरह से पूछेगा कि कास्ट इज अ डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम, टेल अबाउट। ठीक है, यानी कि इसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर आप यहाँ पर लिख सकते हैं इस तरह से कि हाँ बिल्कुल ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें भेदभाव किया जाता है और यहाँ पर बर्थ के हिसाब से जो है कास्ट दे दिया जाता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो वीडियो को पॉज करके आप सारा चीज यहाँ पर जो दे रखा है आंसर आपका, उसको रीड कर सकते हैं बच्चों। आगे चले, तो इसी के अंदर आपको एक अथवा एक चॉइस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके चॉइस में देखिए बच्चों किस तरह से हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। इसके चॉइस में क्वेश्चन पूछा है कि जाति से आप क्या समझते हैं और जाति और वर्ण में क्या अंतर होता है। तो देखिए जाति के बारे में हमने बहुत बार डिस्कस किया अभी, लेकिन जाति और वर्ण में अंतर क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो जाति के बारे में तो अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि ये एक संस्थागत व्यवस्था है, इसके अंदर ऊंची और नीची जाति का खेल होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अंग्रेजी शब्द जाति जो है पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है शुद्ध नस्ल। ठीक है, इस टाइप से आप कह सकते हैं। अब जाति और वर्ण में क्या अंतर होता है, तो जाति जो होता है वो शाब्दिक अर्थ शुद्ध नस्ल वाला होता है, ये जन्म के आधार पर दिया जाता है। जो कास्ट होता है इसके अंदर जो नियम वगैरह होते हैं वो कठोर होते हैं और अनेक जातियां आपको देखने को मिलेगी। तो ये जाति हो गया। अब वर्ण व्यवस्था क्या होती है या कह लीजिए वर्ण क्या होते हैं, इसके अंदर शाब्दिक अर्थ इसका जो है रंग है। ठीक है, वर्ण की अगर हम लोग शाब्दिक अर्थ की बात करें, वर्ड की मीनिंग की बात करें तो वो रंग होता है। ठीक है, और कर्म पर आधारित होता है। इसके अंदर अगर मान लीजिए कोई बंदा जो है सो कि कर्म किया और वो अपनी जाति छोड़ करके दूसरे उसमें जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन वो कर्म क्या ऊपर होता है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था यहाँ पर आप कह सकते हैं। और लचीला होता है, ये ज्यादा कठोर नहीं होता है वर्ण व्यवस्था। और इसके अंदर 4 वर्ण आते हैं। पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा आता है आपका क्षत्रिय, तीसरा आता है वैश्य और चौथा आता है शूद्र। ठीक है, चौथा कौन सा आता है, शूद्र। तो ये टोटल 4 वर्ण आते हैं वर्ण व्यवस्था के अंदर। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा हिंदी मीडियम में। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कास्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड वर्ण। ठीक है, तो कास्ट के बारे में देखिए कुछ बातें बता रखा है, यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। और कास्ट क्या होता है उसके बारे में देखिए पूरा इसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। कास्ट क्या होता है, इसका अगर हम लोग मीनिंग की बात करें तो प्योर ब्रीड होता है ये। ठीक है, और ये बाय बर्थ के हिसाब से मिलता है ये, और ये थोड़ा सा टफ होता है। और इसके अंदर आपको बहुत सारी जातियां मैनी कास्ट यानी बहुत सारी जातियां देखने को मिलेंगी। वहीं अगर हम लोग वर्ण की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कर्मा यानी कर्म के ऊपर बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और यहाँ पर 4 यहाँ पर देखेंगे ये अलग है, मतलब वर्ण का मतलब होता है कलर, और वर्ण के अंदर आपको 4 कैरेक्टर्स यानी 4 वर्ण ही टोटल देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा 34वां क्वेश्चन 34th क्वेश्चन है कि 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में महिलाओं के उत्थान के लिए चलाए जाने वाले आंदोलन पुरुष समाज सुधारकों द्वारा प्रारंभ किया गया। उपयुक्त उदाहरण के साथ जो है इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। यानी कि 19वीं से 20वीं शताब्दी की बात कर रहा है, यानी 19 से 20th सेंचुरी की बात कर रहा है। इसमें महिलाओं के उत्थान के लिए यानी कि जो वुमेन्स होती है उनकी अच्छाई के लिए बहुत सारे जो है आंदोलन चलाए गए।
पुरुष समाज सुधारकों द्वारा, ठीक है, यानी पुरुष जो थे समाज सुधारकों द्वारा प्रारंभ किया गया। उपयुक्त उदाहरण के साथ इसकी चर्चा करनी। तो देखिए हम लोग राजा राम मोहन राय के बारे में जानते हैं, हमने डिस्कस भी किया था कि इन्होंने सती प्रथा, ब्राह्मण समाज जो थी इसकी स्थापना के बारे में काफी कुछ किया था। और दयानंद जो सरस्वती जी थी, इन्होंने क्या किया, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया। आर्य समाज की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने की, इन्होंने, राजा राम मोहन राय जी ने। और अगला है ज्योतिबाई फूले जी ने जाति और लिंग भेदभाव इसके ऊपर काम किया। और सत्य शोधक समाज की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। और सर सैयद अहमद खान जी ने मुस्लिम समुदाय में सुधार आंदोलन चलवाए, ताकि मुस्लिम समुदाय में जो भी कुरीतियां हैं, जो भी खराब चीजें, उनको सुधारा जा सके। जैसे हिंदू समाज में उस टाइम पे सती प्रथा था, जिसमें कि एक आप देखेंगे तो एक पति के साथ जब पति मर जाता था तो उसकी चिता पर, जब पति का चिता जो लेटा हुआ होता था, उस पर, उसकी चिता पर उसकी जो वाइफ होती थी उसको बैठा दिया करते थे और उसको बोलते थे कि आप अपने पति के साथ ही जल जाइए और भगवान को प्यारे हो जाइए। ये एक कुरीति थी, एक खराब चीज थी बच्चों, ध्यान रखिएगा, एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ। तो उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में भी बहुत सारी खराब चीज थी, जिनको सुधारने का प्रयास किसने किया, सर सैयद अहमद खान जी ने, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस टाइप से आएगा। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि द मूवमेंट फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमेन in the 19th and 20th centuries was started by the male social reformers discussed with suitable title। तो यहाँ मेल की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ राजा राम मोहन राय के बारे में बता सकते हैं आप, दयानंद सरस्वती जी के बारे में बता सकते हैं, ज्योतिबाई फुले के बारे में बता सकते हैं, और सर सैयद अहमद जी के बारे में बता सकते हैं, जिन्होंने रिफॉर्म्स मूवमेंट्स किए थे मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं बच्चों 35वें क्वेश्चन के अंदर, जिसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए तथा प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। यानी कि इस पैराग्राफ को आपको पढ़ना है और इसके बेसिस पे जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर आपको देना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपसे 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन होगा, एक 4 नंबर का क्वेश्चन होगा। टोटल जो ये क्वेश्चन जो मार्क्स कैरी करता है वो 6 मार्क्स कैरी करता है, ध्यान रखिएगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें एक 2 नंबर का पूछेगा, एक 4 नंबर का पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ आप पैराग्राफ को रीड कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे डायरेक्ट जो हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ क्वेश्चन आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे, कैसे उसका आंसर आपको लिखना था। आंसर इसी के अंदर आपको मिल जाएगा, बस आपको ढूंढ करके लिखना होता है। कई बार आंसर नहीं मिलता है तो आपको हिंट मिल जाता है कि कैसे आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो उसके आधार पर आप आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है इस पैसेज के बेस पे, इस जो दे रखा है उसके बेसिस पे, कि जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रण करने के लिए माल्थस ने कौन से कृत्रिम और प्राकृतिक निरोध बताए थे, ठीक है। यानी कि जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है, उसको कंट्रोल करना है, तो माल्थस नाम का जो बंदा था उसने क्या बताया था, कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो उन्होंने बताया था कि निवारक जांच वगैरह करते रहो भाई, और उसके साथ साथ विवाह पर ध्यान दो, यौन जो सबकी संयम है उस पर ध्यान दो, ब्रह्मचर्य आदि का पालन करना चाहिए। इससे हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल कर सकते हैं। सकारात्मक जांच, अकाल और रोगों के माध्यम से हम लोग जो है सो कि जनसंख्या कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि पॉजिटिवली हमें जांच करता रहना पड़ेगा टाइम टू टाइम, ठीक है। और जो रोग वगैरह है उसको दूर करना होगा, और इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो जनसंख्या उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये किसने बताया, ये माल्थस ने बताया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी में आंसर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आप जो देख रहे हैं इसके अंदर। आगे चले, अगला क्वेश्चन देखिए 35वें का ब में, यानी जो बी पार्ट है उसमें क्या पूछ रखा है कि उदारवादी और मार्क्सवादी विद्वानों ने माल्थस की आलोचना क्यों की थी, ये आपको व्याख्या करनी है। तो जो उदारवादी लोग थे और जो मार्क्सवादी लोग थे, उन्होंने माल्थस की जो सिद्धांत वगैरह थे उनकी आलोचना भी की थी। क्यों की थी वो आपको बताना है। तो वो इसलिए की थी क्योंकि माल्थस ने अपने सिद्धांत के लिए मार्क्सवादियों और उदारवादियों की आलोचना की थी। मतलब ये तो बिल्कुल ही वो हो गया कि भाई तू मेरी बेइज्जती करेगा, मैं तेरी बेइज्जती कर दूंगा, ठीक है। माल्थस ने अपना सिद्धांत, तो अपना जो चीज था वो तो प्रस्तुत किया, तो प्रस्तुत करने के साथ साथ अपने सिद्धांत उसके साथ ये भी बोला कि जो मार्क्सवादी है, जो उदारवादी है, वो सही नहीं है भाई, उसकी आलोचना कर दी, उसकी बेइज्जती कर दी एक तरह से। इसीलिए उदारवादी और मार्क्सवादी लोगों ने बोला तू मेरा बेइज्जती करेगा, ये ले, मैं भी तेरा बेइज्जती करूंगा, ठीक है। इस तरह से अगला है खाद्य उत्पादन और जनसंख्या वृद्धि के बावजूद वृद्धि के मानकों के रूप में यूरोपीय देशों के ऐतिहासिक अनुभव में जो है सो इस तरह से देखा गया। तो एक ये भी चीज लिख सकते हैं। अगला है गरीबी और भूखमरी के कारण जनसंख्या में वृद्धि नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था के असमान वितरण के कारण हुई, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और बातें बता रखी है, इसके आधार पर एक तरह से आपको अपना आंसर प्रिपेयर करना है। यहाँ पे 2-3 लाइनें बता दी है, ठीक है, और इस हिसाब से आपको लिखना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखिएगा। 4 और ऊपर वाला जो पूछा ये 2 नंबर का, इस हिसाब से आपका 6 नंबर बनता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से आएगा कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आपको देना है पैराग्राफ को रीड करके।
तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये आपका पूरा का पूरा पैराग्राफ है इंग्लिश मीडियम में। सेम जो अभी हमने हिंदी में डिस्कस किया वही इंग्लिश में आ जाएगा। वीडियो को पॉज करके आप पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इस तरह से है, ठीक है। और इसी के बेसिस पे जो हमने पहला क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कुछ इस प्रकार से आएगा आपका इंग्लिश मीडियम में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन की ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए माल्थस ने क्या सजेस्ट किया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से चीजों को उन्होंने सजेस्ट किया था कि पॉजिटिव टेस्टिंग वगैरह करनी पड़ेगी, ठीक है, डिजीज वगैरह को देखना पड़ेगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में कर सकते हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 4 नंबर के लिए, वो वाला 2 नंबर का था ए में, और ये बी वाला जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर का है कि माल्थस वाज क्रिटिसाइज बाय लिबरल एंड मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सवादी थे उनके द्वारा, ठीक है। ये क्यों हुआ, तो क्योंकि माल्थस ने जब अपना थ्योरी दिया था तब इन दोनों को जो है कि माल्थस ने क्या किया था, क्रिटिसाइज किया था, इसीलिए इन्होंने भी इसको क्रिटिसाइज कर दिया। फूड प्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा बता रखा है जो कि आपका पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड है, और कुछ और बातें यहाँ पर बता रखा है जैसे कि पॉवर्टी एंड हंगर वे आर नॉट कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द पॉपुलेशन बट ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रभाव करता है अगर कहीं गरीबी और भुखमरी है, तो ये जनसंख्या पर कुछ ज्यादा खास इसका चीजें देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना था। तो यहाँ पर हमारा जो सोशियोलॉजी का पेपर है, सैंपल पेपर, वो समाप्त होता है बच्चों। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, विद्यालय स्टडी पॉइंट को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हमने यहाँ वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।